नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। जनजातीय मतलब क्या होता है? तो जो आदिवासी लोग होते हैं, जो वनवासों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वे जनजाति होती है। जो आदिवासी लोग जंगलों में, पहाड़ों में रहती है, उसको हम जनजातीय कहते हैं। तो उनका जब शोषण होने लगा तो उन्होंने उसके विरोध में क्या किए? आंदोलन किए। तो राजस्थान की जितनी जनजातियां थी, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए, जो उनके लिए शोषण कर रहे थे लोग, उन शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। उन्हीं आंदोलनों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, आंदोलन होने का मुख्य कारण क्या होता है? आंदोलन कब होता है? एक तो जब होता है जब किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का, किसी विशेष जाति का या किसी विशेष वर्ग का शोषण होता है। तब जब एक शोषण की सीमा पार हो जाती है, अति से अधिक शोषण हो जाता है, तब वो लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। कोई व्यक्ति भी आंदोलन कर सकता है। कोई अगर व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार करे तो वो भी आंदोलन कर सकता है। तो जब व्यक्तियों का शोषण होता है, उनके अधिकार उनको नहीं मिलते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं और अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, अपने अधिकारों को लेने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना? तो राजस्थान में प्रमुख रूप से 4 आंदोलन हुए। कौन कौन से हुए? देखिए, पहला हुआ भगत आंदोलन, जिसका नेतृत्व हुआ गुरु गोविंद सिंह जी ने। जिसका नेतृत्व किया गुरु गोविंद गिरी ने किया। सिंह बोला, गलती हो गई। ठीक है ना? तो पहला हुआ भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी ने उसका नेतृत्व किया। दूसरा हुआ एकी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत ने उसका नेतृत्व किया। तीसरा हुआ लसाड़िया आंदोलन, जिसका संत मावजी ने नेतृत्व किया। लसाड़िया आंदोलन जो है वो विशेष रूप से जो भील जाति थी उनमें आध्यात्मिक चेतना पैदा करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद मीना जनजाति ने आंदोलन किया, जिसको मीना जनजाति आंदोलन कहते हैं। उसका नेतृत्व किया मुनि मगन सागर ने किया। तो ये प्रमुख रूप से राजस्थान में 4 आंदोलन हुए हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पहला भगत आंदोलन और दूसरा एकी आंदोलन। क्यों 2 आंदोलन पढ़ेंगे भाई? क्योंकि आपकी बुक में 2 ही दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, देखिए, भगत नाम से पता चलता है। भगत, भगत क्या होता है? किसी भगवान का भगत होता है। भगत मतलब भक्त, हिंदी में भक्त, मारवाड़ी में या राजस्थान में भगत। भगत मतलब भक्त। तो भक्तों द्वारा चलाया हुआ आंदोलन। किसी भगवान का भक्त हो सकता है, किसी गुरु का भक्त हो सकता है। तो जो भक्तों के द्वारा चलाया गया वो आंदोलन हो, वो भगत आंदोलन। ठीक है ना? तो भगत आंदोलन हुआ। ये आंदोलन किसने चलाया? भील जनजाति के लोगों के लिए ये आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गुरु गोविंद गिरी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गुरु गोविंद गिरी जी को भीलों के गुरु भी कहा जाता है। अभी देखते हैं गुरु गोविंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गुरु गोविंद गिरी जी का जन्म जो है 1858 को बोसिया गांव में, जो डूंगरपुर जिले में आता है, वहां इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ। बंजारा परिवार में 1858 में बोसिया गांव, जो कि डूंगरपुर जिले में आता है, वहां गुरु गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, जन्म के बाद शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए। एक वक्त ऐसा आया कि गुरु गोविंद जी, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, बिल्कुल अकेले। तो इनका संसार की मोह माया से जो है त्याग दिया इन्होंने। मतलब संसार की मोह माया से जो मोह था वो सारा उठ गया और इस संसार को त्याग दिया और इन्होंने संन्यास लेने की सोची। अपनी शिक्षा के लिए, अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए ये बूंदी अखाड़ा के जो दशनामी संत है, दशनामी संत, दशनामी मतलब ऐसे संत होते जो 10 कंडीशंस का पालन करते, 10 शर्तों का पालन करते, उसके अनुसार चलते हैं, उनको 10 नामी संत कहा जाता है। मतलब 10 नियमों का पालन करते हैं और उन 10 नियमों के अनुसार चलते हैं, उनको 10 नामी संत कहा जाता है। तो जो बूंदी अखाड़े के 10 नामी संत थे, संत राम गिरी जी के पास
गुरु गोविंद गिरी ने शिक्षा दीक्षा अपनी ली, वहां से इन्होंने आध्यात्मिक की शिक्षा ली और वहां से इन्होंने अपनी आध्यात्मिक की जो यात्रा है उसकी शुरुआत की। आपने एक चीज ध्यान दिया, गुरु गोविंद गिरी जी के नाम के पीछे देखिए जो नाम है इसके आगे लिखा है गुरु, पीछे लिखा है गिरी। जो गुरु गोविंद गिरी जी थे, इनको जो गुरु नाम है, ये जो गुरु जो संज्ञा है, ये भीलों के गुरु हुए। भील इनको बहुत मानते थे, तो भील जो है ये इनको अपना गुरु मानते थे। तो इनके भगत कौन थे? भील। तो ये भीलों के गुरु हुए, इसलिए इनके नाम के आगे गुरु लग गया। गोविंद जी जो थे वो संत रामगिरी जी के भक्त थे। क्या? संत रामगिरी जी के भक्त थे। तो यहां से जो गिरी है, यहां से इनको गिरी शब्द मिल गया, तो इनका नाम हो गया गुरु गोविंद गिरी। तो वास्तविक नाम क्या था? गोविंद नाम था, लेकिन ये भीलों के गुरु थे, इसलिए गुरु इनको संज्ञा मिल गई। और संत रामगिरी जी के भक्त थे इनको, इसलिए गिरी की संज्ञा मिल गई। तो क्या नाम हो गया? गुरु गोविंद गिरी जी। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद इन्होंने शिक्षा ली, आध्यात्मिक शिक्षा ली। फिर इन्होंने अलग अलग स्थानों पे जाके उन्होंने अपने मठ बनाए, मतलब मठ कह सकते हो, डेरा डाला, कह सकते हो मंदिर में जाके बैठना, धूनी लगाई। ठीक है ना, तो अलग अलग स्थानों पर जाके उन्होंने धूनी लगाई और वहां पे भीलों का आना जो है बहुत हुआ। ये भीलों के संपर्क में आए और इनको भील जो है इनको अपना गुरु मानने लगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो भगत आंदोलन है, अब समझ में आया भगत आंदोलन इसको क्या कहते हैं? भगत आंदोलन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि भगत आंदोलन जो है गुरु गोविंद गिरी जी के भक्तों के द्वारा चलाया गया था और इसका नेतृत्व स्वयं गुरु गोविंद गिरी जी कर रहे थे, इसलिए इसको भगत आंदोलन कहते हैं। समझ में आया? देखिए क्षेत्र, भगत आंदोलन कौन कौन से क्षेत्र में चलाया गया? तो मुख्यतः ये डूंगरपुर क्षेत्र में चलाया गया, फिर बांसवाड़ा के क्षेत्र में चलाया गया और गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों में यह आंदोलन भी चलाया गया। भगत आंदोलन करने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों यह आंदोलन चलाया गया? ठीक है ना, तो इसके कारण क्या क्या है? पहला कारण नई भू राजस्व नीति। देखिए उस समय धीरे धीरे जो राजा महाराजा थे, इनके ऊपर धीरे धीरे अंग्रेजों का भी शासन धीरे धीरे आने लग गया था। तो जो शासक थे इन्होंने अपनी नई भू राजस्व नीति अपनाई। उस भू राजस्व नीति के अनुसार बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे कर इन पे थोप दिए कि आप जंगलों में खेती करो, आप हमें उसका टैक्स दो, आप जो जंगलों में उगाते हो हमें वो दे दो। तो एक नई भू राजस्व नीति इन्होंने अपनाई, बहुत सारे कर इन पे लगाने स्टार्ट किए, थोपने प्रारंभ किए। ठीक है, तो नई भू राजस्व नीति के अकॉर्डिंग जो जमीन थी, भाई जमीन खुद आदिवासी जो जनजाति लोग वो जमीन खुद साफ करते थे, जंगलों की जमीन को खुद साफ करते थे, वहां पे खेती करते थे। बाद में ये शासक लोग आके क्या कहते थे कि ये जमीन तो हमारी है, ऐसा है कि नहीं। इसके बाद अनेक प्रकार के टैक्स लगाए, अनेक प्रकार के नए नए कर लगाना प्रारंभ किया। इसके बाद जो तीसरा कारण था वो क्या? दोषपूर्ण आबकारी नीति। मतलब भील जनजाति से शासक लोग जो थे वो क्या करते थे? अवैध दारू बनाते थे, शराब बनाते थे, मदिरा बनवाते थे और फिर उसको लाते थे। मतलब अनैतिक काम जो है इनसे करवाया जाता था। इसके अलावा इनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था कि भाई तुम बस उगाते जाओ, जंगलों में जो उगाना उगाते जाओ, जो जंगलों की संपत्ति हमें देते जाओ, हम उसके बदले में कुछ नहीं देंगे। ठीक है, मतलब बुरा व्यवहार भी इनके साथ किया जाता था। एक तो इतना सारा इनसे काम कराया जाता था, इनसे टैक्स भी लिया जाता था, ये जो काम करते थे उसका जो फल होता था वो भी यही लोग ले लेते थे। इसके बाद भी ये लोग इनसे बुरा व्यवहार करते थे, तो इसीलिए ये आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी। देखिए जो गुरु गोविंद गिरी जी है, इन्होंने भीलों को एकत्रित करने के लिए, हालांकि भीलों के गुरु तो बन ही गए थे, अलग अलग स्थानों पे जाते थे, डूंगरपुर हो गया, फिर बांसवाड़ा के स्थानों पे जाके अलग अलग स्थानों पे जाके बैठते थे, अपनी धूनी लगाते थे, वहां पे भील आते थे, इनके साथ बैठते थे, इनके प्रवचन सुनते थे, इनकी बातों को मानते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई भील इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो इन्होंने सभी भीलों को एकत्रित करने के लिए एक संप सभा की स्थापना कर दी। किसने की संप सभा की स्थापना? गुरु गोविंद गिरी ने।
एक क्वेश्चन बन सकता है आपके बुक में, मतलब आपके एग्जाम में, कि संप सभा की स्थापना किसने की? तो आप कह सकते हो गुरु गोविंद गिरी जी ने संप सभा की स्थापना की। संप जो है वो राजस्थानी शब्द है। संप का मतलब क्या होता है? एकत्व, एकता, एकता की भावना, संप, ठीक है ना। संप सभा की स्थापना की कब की? 1883 में। कहां पे की? सिरोही जिले में, जो सिरोही जिला है आज का, वहां पे संप सभा की एकता, मतलब संप सभा की स्थापना की। संप सभा का मतलब क्या होता है? संप का अर्थ क्या होता है? तो एकता और भाईचारा लाना, आपस में लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाना संप का अर्थ होता है। और संप सभा का यही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक जो भील है उनके बीच में एकता और भाईचारा को बढ़ाया जाए। जो गुरु गोविंद गिरी जी थे वो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज से, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिन्होंने ये कहा था कि वेदों की ओर पुनः लौट चलो, तो गुरु गोविंद गिरी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से काफी इंस्पायर्ड से, जो काफी जो है उनसे सीखते थे, उनके रोल मॉडल थे कह सकते हो। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इन्होंने, गुरु गोविंद गिरी जी ने संप सभा की स्थापना की, ठीक है ना। इस संप सभा में गुरु गोविंद जी ने 10 सूत्र बनाए भीलों के लिए, जो भील जनजाति थी उनके लिए 10 सूत्र बनाए, और उन 10 सूत्रों को मानना सबके लिए आवश्यक था। 10 सूत्र में क्या क्या थे? कि कोई शराब नहीं पिएगा, कोई मांस मच्छी नहीं खाएगा, इसके अतिरिक्त कोई इनको जो शासक लोग थे उनको टैक्स नहीं देगा, सुबह उठ के नियमित स्नान करेगा। तो इस प्रकार के सामान्य जो नियम थे वो नियम इस संप सभा में सभी भीलों के लिए लगाए गए। इस संप सभा का 2 बार अधिवेशन भी हुआ। पहला अधिवेशन हुआ 1903 में सिरोही में हुआ। दूसरी बार जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1908 में। देखिए 1903 में अधिवेशन होने के बाद भीलों पर जो है वापस से अत्याचार बढ़ गए। क्यों अत्याचार बढ़ गए? क्योंकि शासक जो थे इनको समझ में आ गया था कि भाई इनको भील जो है जनजाति जो थी, भील जनजाति, वो इनको टैक्स दे नहीं रही थी, इनकी बातें मान नहीं रही थी, इनका जो शराब बनाना था वो बना नहीं रही थी। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था शासकों को, तो और इन पर अत्याचार की जो सीमा है और बढ़ा दी। तो इसी के चलते फिर गुरु गोविंद गिरी जी ने संप सभा का दूसरा अधिवेशन किया 1908 में। इस बार जो अधिवेशन है वो मानगढ़ की पहाड़ी पे किया। मानगढ़ की पहाड़ी कहां पे आई? बांसवाड़ा जिले में, ठीक है ना। यहां पे किया अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन। अधिवेशन करने के बाद जो बातें थी वो सब बातें हुई, और लास्ट में अंत में शासक जो थे काफी परेशान हो गए गुरु गोविंद गिरी जी से कि इनकी सब बात मान रहे भील, और इनको शासकों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि गुरु गोविंद गिरी जी भीलों को लेकर के एक नया राज्य ही बना देंगे, खुद का भीलों का अलग से राज्य ही बना देंगे। तो उसके बाद गुरु गोविंद गिरी जी को अप्रैल 1913 को गिरफ्तार कर लिया गया डूंगरपुर के राज्य के द्वारा। डूंगरपुर जो राज्य था उस समय, आज तो जिला है लेकिन उस समय एक राज्य था, तो डूंगरपुर के राज्य के द्वारा गुरु गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि भीलों को जो है मना कर रहे थे कि आप इनके लिए क्यों काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम करो ना, सीधी सी बात है ना। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1913 में अप्रैल महीने में, लेकिन ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए। कब तक रखते? तो बाद में इनको छोड़ दिया। इनको छोड़ने के बाद सभी भीलों ने मिलकर गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ियों पर एक मीटिंग रखी कि सभी भील आएंगे, यहाँ पे मीटिंग रखेंगे। सभी भील हथियारों के साथ वहां पे पहुंचे मीटिंग करने के लिए, और यहीं पे स्टार्ट हुआ मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। सभी भील जो है वहां पे सभा करने के लिए पहुंचे गुरु गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में, और ये जानकारी उस समय शासकों को मिल गई, साथ में अंग्रेजों को भी मिल गई, क्योंकि अंग्रेजों को, शासकों के ऊपर अंग्रेज थे। तो जब ये जानकारी मिली तो अंग्रेज आ गए अपनी बंदूकें लेके, गोला बारूद लेके, और 19 नवंबर 1913 को इनकी जब सभा चल रही थी तो उस सभा में अंग्रेजों ने अंधाधुन गोलियां चलाना स्टार्ट किया, अंधाधुन फायरिंग की, गोला बारूद चलाया, और उसमें 1500 तक या 1500 से भी अधिक भील जो है वो शहीद हो गए। अंधाधुन गोलियां चलाई, भील शहीद हो गए 1500 से अधिक।
एक हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। वहां पे भी 1000 से अधिक लोग शहीद हो गए थे। और एक यहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, मानगढ़ की पहाड़ी में। यहाँ पे 1500 से अधिक जो है भीलों की हत्या हो गई। इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो है इसकी तुलना भी की जाती है कि ये ठीक वैसा ही था जैसा जालियांवाला बाग हत्याकांड था, तो इसकी तुलना भी ऐसी की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद गुरु गोविंद गिरी जी के पाँव में गोली लग गई। गोली लगने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको फिर 10 साल की सजा सुनाई, 10 साल की सजा सुनाई, काल कोठ में बंद कर दिया। लेकिन सजा, ये जो है भीलों के जो एक बहुत बड़े गुरु थे, तो ज़्यादा दिन तक इनको अंदर रख नहीं पाए और सजा से पहले पहले इनको छोड़ दिया गया। किंतु जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में भील रहते थे, भील जनजाति रहती थी, वहाँ पर गुरु गोविंद गिरी जी के जाने पर पाबंदी लगा दी। वहाँ गुरु गोविंद गिरी जी जा नहीं सकते थे। तो इसीलिए गुरु गोविंद गिरी जी ने अपना अंतिम समय जो है वो गुजरात के कंबोज क्षेत्र में बिताया। आज भी वर्तमान समय में भी मानगढ़ की पहाड़ियों पर गुरु गोविंद गिरी जी की स्मारक बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। और हर साल भीलों का वहां पे मेला भी होता है और बहुत से भील उस मेले में जो है जाते भी हैं, वहां पे अपना योगदान भी देते हैं। तो ये हो गया भगत आंदोलन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। भगत आंदोलन होने के बाद गुरु गोविंद जी को जेल हो गई, उनको कारावास में डाल दिया गया। लेकिन जो शासक थे वो तो उनका कुछ हुआ नहीं, ये तो और अपना जो अत्याचार है वो तो उल्टा बढ़ाते ही जा रहे थे। तो इसके बाद तुरंत हुआ एक ही आंदोलन। एक ही मतलब क्या, एक हो जाना, एक हो जाओ। एक ही सबसे पता चलता है, एक ही का मतलब क्या होता है, एक हो जाओ। एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक ही आंदोलन है वो उदयपुर के भोमट क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है। देखिए क्या हुआ ना कि भगत आंदोलन के बाद जो इनके गुरु थे, जो गुरु गोविंद गिरी जी थे, उनको तो कारा जेल में डाल दिया गया। जो अत्याचार थे वो तो बढ़ते ही गए। तो सभी भील और साथ में गवासिया जाति, इन्होंने मिलके वहाँ के जो शासक थे, जो प्रताप थे, जो महाराणा थे, उनको जाके एक पत्र दिया कि भाई ये जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है ना। हम आगे पढ़ते हैं, देखिए चलते आगे। देखिए एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मोतीलाल तेजावत जी ने इसका नेतृत्व किया। इसकी लीडरशिप की, इनके नेतृत्व में ये एक ही आंदोलन चला। मोतीलाल तेजावत जी कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, तो मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ 1886 को हुआ। ये ओसवाल जैन समुदाय से आते थे, जैन धर्म से आते थे। जैन धर्म में ओसवाल जात है, उससे आते थे। ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत को भीलों के बावजी के नाम से भी जाना जाता है। भीलों के बावजी के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन जो है वो खास तौर पर सिरोही और साथ में उदयपुर के क्षेत्र में भी हुआ। इस आंदोलन में भील और गवासिया जनजाति ने साथ में मिलकर यह आंदोलन चलाया। देखिए सिरोही में जो है अधिकतर गवासिया जनजाति रहती है, सिरोही में अधिकतर गवासिया जनजाति रहती है और उदयपुर में अधिकतर भील जनजाति रहती है। इसलिए इन दो प्रमुख क्षेत्रों के लोगों ने, इन दो प्रमुख क्षेत्रों की जनजातियों ने मिलकर एक की आंदोलन चलाया। एक ही आंदोलन, एकता, मतलब एक मिल जाओ, एक हो जाओ। इसीलिए दोनों जनजातियां जो है एक हो गई। मैंने अभी पहले बताया कि जब गुरु गोविंद गिरी जी की जेल में डाल दिया गया तो उसके बाद 1917 में सभी भील और गवासिया जनजाति के लोगों ने मिलके वहाँ के जो महाराणाओं को एक पत्र सौंपा और उस पत्र में जो इनका शोषण हो रहा था, जो इनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। लेकिन महाराणा ने कोई बात कान दी नहीं, कोई कुछ सुना नहीं, सब उसको अनदेखा किया। तो उसके बाद भील और गवासिया जनजाति को मोतीलाल तेजावत जी का साथ मिल गया और साथ मिलने के बाद इनके साथ मिलकर भील और गवासिया जनजाति ने पुनः 1921 में चित्तौड़गढ़ के महाराज को या फिर चित्तौड़गढ़ के शासक को मोतीलाल तेजावत जी ने 21 सूत्रीय मांग
का एक पत्र दे दिया कि ये 21 मांगे हैं हमारी, इन 21 मांगों को आप मान लो कि अत्याचार कम करो, टैक्स कम लो या टैक्स मत लो, ये जो मांगे थी उन सब 21 मांगों को लिख दिया और कहा कि हमारी इस 21 मांगों को मान लो। नहीं माना 21 मांगों को। फिर एक समय ये सभी भील और ग्रासिया जनजाति के लोग जो है सिवोही जिले के एक स्थान है नीमड़ा गांव में ये सभी लोग भील और ग्रासिया जनजाति के लोग नीमड़ा गांव में इकट्ठे हुए, मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद सब आगे की जो है प्लानिंग करने लगे, सब योजना बनाने लगे। यहीं पे जो खबर है वो अंग्रेजों को मिल गई और जो शासक थे उनको मिल गई। तो उन्होंने इस निमड़ा गांव में जहां पे ये सब जमा हुए थे, जो कि सिवोही जिले में है, यहाँ पर सब अंग्रेज आए, अधिकारी आए और उन्होंने अंधाधुन फायरिंग चलाना, गोली चलाई, गोला बारूद चलाए। और ये घटना कब घटी? 7 मार्च 1922 को ये घटना घटी और उस घटना में 1200 से अधिक भील और ग्रासिया लोग मारे गए। दूसरा जालियांवाला बाग हो गया यहाँ पे भी, है कि नहीं? तो जो निमड़ा हत्याकांड वो कब हुआ? 7 मार्च 1922 को हुआ, सिवोही जिले में हुआ और 1200 से अधिक भील और ग्रासिया जनजाति के लोगों उसमें शहीद हो गए, मारे गए। इसके बाद जो मोतीलाल तेजावत जी हैं, यहां से वो कहते कि वो भूमिगत हो गए थे, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे। और उसके बाद और कहते हैं कि गांधी जी के सलाह मानने के बाद इन्होंने इनका साथ जो ये आंदोलन था इसको छोड़ दिया था और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने साथ भी दिया था मोतीलाल तेजावत जी ने। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के विषय में पढ़ा है। मुख्यतः हमने 2 आंदोलन के बारे में पढ़ा है। इसके संबंध में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे अवश्य ही बताइए, मैं आपके लिए ही बैठा हूं। काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कर देंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारे साथ आपका साथ जो है वो जुड़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।